देखिए, आज के क्लास में हम आपको इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के बारे में बताएंगे। अर्थशास्त्र जो दसवां का एक विषय है अर्थशास्त्र। सोशल साइंस में कितना 4 भाग होता है ना। 10वां में सोशल साइंस पढ़ना है तो उसमें 4 भाग होता है। एक इतिहास होता है, एक भूगोल होता है, और एक राजनीति शास्त्र होता है, और एक अर्थशास्त्र होता है। और भूगोल में ही आपदा प्रबंधन पढ़ना है हमको। तो अर्थशास्त्र का ये पहला क्लास है। अर्थशास्त्र का पहला क्लास है और पहला चैप्टर है, पहला वीडियो है। अर्थशास्त्र का जितना भी क्लास कराना होगा आपको, 10वां का जितना चीज़ दिया हुआ है, 6 या 7 पाठ है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। पहला पाठ क्या है पहले सो देखिए। पाठ का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। देखिए, आप कोई भी विषय पढ़ते हैं, सोशल साइंस में, इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र में आप अगर एनसीईआरटी से पढ़ने जाइएगा या भारती भवन से पढ़ने जाइएगा, अगर उसका कहानी पढ़ते हैं ना, तो फिर आपको इतना ऐसा वर्ड दिया हुआ है, ऐसा बात दिया हुआ है, आपको समझ से बाहर हो जाएगा। आप यदि बुक पढ़ने जाते हैं ना, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए हम क्या किए, आपका एक मेन पॉइंट जो होता है, वही पॉइंट को लेकर हम आपको चैप्टर समझाने का कोशिश किए हैं, और इसको बहुत बेहतरीन ढंग से हम आपको बताने का कोशिश किए हैं और बताएंगे। आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, अच्छे से समझ जाइएगा, बशर्ते आपको मेहनत करना होगा। यदि 10वां में नंबर लाना है तो फिर आपको सिर्फ मेरे मेहनत करने से नहीं होगा, आपको भी मेहनत करना होगा, बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करना होगा। उसके बाद ही आप अच्छा नंबर उठा पाइएगा। आपको हम कहते हैं ना, इसमें आपको सारा वीडियो यदि पढ़ लेते हैं तो एक भी सवाल आपको बचेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। और अच्छे से चैप्टर के बारे में समझ सकते हैं। सभी विषय का मैं वीडियो डालता हूँ आपको। जितना भी विषय है सबका वीडियो आप देख सकते हैं जा कर के चैनल पे। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, और क्या कहता है, उस प्लेलिस्ट में जितना दिन का वीडियो है सही वीडियो डलाया गया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, अर्थव्यवस्था। पहला पाठ अर्थशास्त्र में है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। पहले तो टाइटल हम समझ लेते हैं कि ये कहता क्या, अर्थव्यवस्था और इसका विकास का इतिहास के बारे में समझेंगे। अर्थव्यवस्था, अर्थ के मतलब समझिए ना, धन दौलत। अर्थ माने अगर हम कहते हैं मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी है, यानी कि हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा है। किसी के बारे में कहते हैं कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो उसका जो है धन दौलत नहीं है, माने उसका बहुत गरीब तबके के लोग हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। तो अर्थ से आप इतना ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, अर्थ से इतना ध्यान रखिएगा कि आर्थिक स्थिति, रुपया पैसा उसका कमज़ोर है। देखिए, अर्थव्यवस्था की परिभाषा यदि आप देखते हैं ना, तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग अपना परिभाषा दिया है। जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे अर्थशास्त्री थे, सब अलग अलग अपना एक परिभाषा दिए हैं। लेकिन आपको समझना क्या, अर्थशास्त्र के बारे में समझना है। अर्थशास्त्र के बारे में आप मोटा मोटी समझिए। अर्थशास्त्र वैसी व्यवस्था होती है जिसमें हम अपनी आय को गणना करते हैं, माने रुपया पैसा। आय माने क्या होता है, आमदनी की गणना करते हैं। जैसे में क्या है, आर्थर लेविस, वो क्या कहे थे अर्थशास्त्र के बारे में। आर्थर लेविस का कहना था कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, पूरे राष्ट्र के व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। आर्थर लेविस के अनुसार, आपको पूछ भी सकता है प्रश्न में कि आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था की विषय में बताए। आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था के विषय में बताए। तो आर्थर लेविस कहे थे कि अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का उपयोग करता है। मतलब कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन का उपयोग करता है, वही अर्थव्यवस्था होता है। मतलब कि मानव है, अपना आवश्यकता की पूर्ति करेगा। यानी मान लीजिए हम हैं,
तो हम मान लीजिए हमको कोई भी चीज़ आवश्यकता का मतलब क्या होता है, खाना पीना तो भाई हर कोई खाता है, गाड़ी चढ़ना है, हेलीकॉप्टर पर चढ़ना, हवाई जहाज पर चढ़ना है, ये गाड़ी खरीदना है, बुलेट खरीदना है, वो खरीदना है, ये 4 जगह खरीदना है, ये सब आवश्यकता की पूर्ति, ज़रूरत का पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, हम संसाधन का उपयोग करते हैं। कमाएंगे उसके बाद ना होगा, तो यही कमाएंगे तो आमदनी आएगा, वही अर्थव्यवस्था लेविस का कहना था, सॉरी आर्थर लेविस का कहना था। बात क्लियर है। लेविस का कहना था कि मानव जो है, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करता है, माने किसी चीज़ का उपयोग करता है। संसाधन क्या होता है, जो हमारी ज़रूरत की वस्तु होता है वही तो संसाधन होता है। उसके बाद ब्राउन का क्या कहना था, ब्राउन का कहना था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ब्राउन कहे थे अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था एक आजीविका अर्जन यानी जीने की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है, जीने की एक प्रणाली है। आप ऐसे ही ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था जीने की एक प्रणाली है। जीने की प्रणाली है मतलब कि जीने के लिए हमें अर्थ की आवश्यकता होती है, रुपया पैसा की ज़रूरत होती है। आप भी बोल सकते हैं ना अर्थव्यवस्था के बारे में, आप क्या सोच सकते हैं, अर्थव्यवस्था के रुपया पैसा के बारे में क्या बोल सकते हैं कि बहुत ज़रूरत की चीज़ है। रुपया पैसा जो है बहुत ज़रूरत की चीज़ है। आपको रुपया, आप जाइएगा, आप ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन हाँ रुपया जब तक है आपको नीचे नहीं गिरने देगा, ये होता है। तो इसीलिए कहा कि अर्थव्यवस्था जो है जीने की एक प्रणाली है। किसका कहना था, ब्राउन कहे थे कि अर्थव्यवस्था जीने की एक प्रणाली है, जीवन की एक प्रणाली है, अर्थव्यवस्था अर्थ होना चाहिए। वही अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अर्थव्यवस्था ऐसा प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोग अब काम करके अपना क्या करते हैं, जीवन चलाते हैं। अर्थव्यवस्था ऐसा प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोग काम करके अपना जीवन चलाते हैं। देखिए आपको अभी हम बताए दो अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था के विषय में बताया। हम आपको मोटा मोटी बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था ऐसा प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोग अपना जीवन यापन करते हैं, जिसके सहायता से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। क्या होगा, अर्थव्यवस्था ऐसा प्रणाली है जिसकी सहायता से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ये धन दौलत होता है। क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, धन दौलत होता है। अब देखिए अर्थव्यवस्था के मतलब इतना समझ गए ना, रुपया पैसा। अर्थव्यवस्था, आप अर्थव्यवस्था की बात करेगा ना, उसी समय आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि अर्थ मतलब कि आधार, आपका आधार है रुपया, आपका आधार है धन होना चाहिए, अर्थव्यवस्था मतलब अर्थ मतलब धन, आपके पास धन होना चाहिए, आधार है, अर्थ आधार है। अर्थ नहीं कहता, आर्थिंग क्या होता है, अर्थ से आप आर्थिंग ध्यान रखिए। आर्थिंग क्या होता है, ज़मीन तक जाता है, और ज़मीन तक जाता है तो ज़मीन पर हम खड़े रहते हैं तो आधार हो गया। तो उसी से आप ध्यान रखिए कि अर्थ के मतलब धन होता है, मतलब कि हम खड़े हो सके। अगर मान लीजिए रुपया नहीं रहेगा ना तो आपका कोई भी वैल्यू नहीं, रुपया नहीं है तो कोई भी वैल्यू नहीं है। यानी रुपया है तो आपके पास आधार है। 10 आदमी पूछने आएगा, रुपया नहीं है तो कोई पूछने नहीं आएगा। अगर रुपया नहीं है तो कोई सारा दोस्त आपको छोड़ के चला जाएगा, और रुपया है तो सभी जो दुश्मन रहेगा वो भी दोस्त बन जाएगा। तो यानी कि आपका जो है एक आधार होता है, एक खड़ा होने की एक शक्ति प्रदान करता है रुपया, धन। तो उसी को अर्थ कहते हैं। तो बात समझिए, अर्थव्यवस्था मतलब समझिए, अर्थ मतलब समझिए धन। तो यहाँ पे पाठ है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास। अर्थव्यवस्था माने धन वाली व्यवस्था और इसके विकास के विषय में इतिहास। इस पाठ में जितना भाग, हम मान लीजिए भाग 1 है, जितना भाग पढ़ाएंगे तो इस पाठ में आपको सिर्फ यही, हम इसी के विषय में बताएंगे कि इसका विकास कैसे हुआ था, किस प्रकार से विकास अभी कैसा है, अभी आर्थिक स्थिति कैसा है। भारत के विषय में बात कर रहे हैं, भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है, कैसा था, किस प्रकार से विकास हुआ, विकास में कम हुआ विकास कि ज़्यादा हुआ, ये सारा कुछ इसमें पढ़ना है इस पाठ में। अर्थ मतलब धन, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखिए जब भारत मान लीजिए, भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। भारत क्या 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हम पूरा इतिहास पढ़ रहे हैं,
अर्थ माने आर्थिक स्थिति से भारत कैसा है और कैसा था, किस प्रकार से विकास हुआ, उसके विषय में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम जानते हैं कि भारत जो था, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उससे पहले 200 लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजी ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिशियन यानी इंग्लैंड वाले लोग हमारे भारत पर शासन कर रहे थे। हमारे भारत पर क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे और अच्छी तरह से उसको क्या कर दे, चूस लिए, कहिए ना, चूस लिया भारत को। पहले आज़ादी से पहले मैंने क्या कहता है, जब हमारा देश गुलाम नहीं था तो गुलाम होने से पहले भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, मतलब कि यहाँ फसल अच्छा होता था, माने बहुत अच्छा काम धंधा मिल जाता था, फैक्ट्रियाँ, माने बहुत यहाँ पे जीने की राह बहुत ज़्यादा था। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी थी ना, इतनी अच्छी थी, कोयला की खन में बहुत कुछ था यहाँ, इसीलिए भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। तो इंग्लैंड वाला है वो क्या किया, व्यापार करने आया, समझे, इंग्लैंड के लोग व्यापार करने आए और यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे तो बहुत सारा रुपया पैसा है, यहाँ तो धन बहुत है, तो इसको क्या किया जाए, यहाँ का शोषण किया जाए। शोषण मतलब क्या, इसको चूसा जाए, इसको चूसा जाए, अच्छे से चूस लिया जाए। तो क्या किया, यहाँ रहने लगा और यहाँ देखा कि एकता की भावना है, तो वो क्या किया, एक नीति अपना लिया, अंग्रेज एक नीति अपना लिया, फूट डालो और शासन करो, मतलब कि आपस में लड़ा दो और उसके बाद शासन करो। करता क्या था, जैसे मान लीजिए अभी प्रधानमंत्री से माने कोई भी राजनीति स्तर पर एक दूसरे से द्वंद्व चल रहा है, झगड़ा लड़ाई बराबर देखने को मिलता है। तो मान लीजिए अगर कोई दूसरा देश के आदमी आएगा तो जो विरोधी है, मान लीजिए मोदी का जो विरोधी है, उसके साथ मिल जाएगा और कहेगा कैसे भी उसको हटा दो, रुपया देगा, पैसा देगा और दोनों में झगड़ा लगा देगा और शासन उसका क्या रहेगा। दूसरा विदेश के आदमी आएगा तो क्या करेगा यहाँ पे, राज करने लगेगा। भाई दो नेताओं के बीच झगड़ा होगा तो क्या होगा, हमारे देश के लिए हानि होगा। लेकिन हमारे मोदी जी तो ऐसा है नहीं, कोई आएगा ऐसा करने देंगे, वो तो भाई बहुत अलग सोच के हैं। तो इस प्रकार से क्या किया अंग्रेज, हमारे देश को गुलाम किस प्रकार से बनाया, वो एक नीति अपना लिया, फूट डालो और शासन करो, मतलब कि अलग कर दो, भाई में अलग कर दो और उस पर शासन करो। तो यह नीति अपना करके लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेज क्या किया, भारत पर शासन किया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, भारत कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्षों तक अधिकार जमाया, शासन किया था, तो लगभग 200 वर्ष तक। अब देखिए, ये फूट डालो शासन करो, ये क्या कर लिया, अब गुलाम बना लिया। उस जो गुलाम बना लिया उसको उपनिवेश कहता था। उपनिवेश माने भारत जो था क्या बन गया, अंग्रेज का, इंग्लैंड वाले का उपनिवेश बन गया। उपनिवेश ऐसा जगह, कॉलोनी, मान लीजिए कि हम है कहीं और है, अब मान लीजिए हम अपना कहीं पे जगह खरीद लिया और एक कॉलोनी बस्ती बना ली। तो इंग्लैंड क्या किया, भारत को गुलाम बना लिया और वहाँ पे अपना क्या कर व्यापार करता था और उसको अपने अंदर रखता था, अपने शासन के अंदर रखता था, अपना शासन चलाता था। तो उसको उपनिवेश कहता है। उसको क्या कहते हैं, उपनिवेश। बात समझिए, ऑब्जेक्टिव से ध्यान रखिएगा इसमें। उपनिवेश के मतलब समझिए क्या होता है, उपनिवेश के मतलब और अच्छे डिटेल से समझिए। जब उपनिवेश का मतलब, जब कोई भी शक्तिशाली देश एक कमज़ोर देश पर अपना शासन स्थापित कर देता है तो उसी को उपनिवेश कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि भारत एकदम शक्तिशाली देश है, जा कर के पाकिस्तान पर अपना शासन, उसको गुलाम बना लिया, तो भारत का उपनिवेश हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में अब किसका कानून चलेगा, भारत का कानून चलेगा। भारत जब चाहे वहाँ पे व्यापार कर सकता है, हर कुछ कर सकता है। तो उसी प्रकार से आज़ादी से पहले हमारा देश इंग्लैंड का उपनिवेश था, इंग्लैंड का उपनिवेश था और उस समय भारत को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। और शासन करने के समय इंग्लैंड भारत को बहुत अच्छे तरह से चूस लिया, मतलब आर्थिक व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमर हो गई, पूरी तरह से ख़त्म हो गई।
क्यों ख़त्म नहीं होगी? आप मान लीजिए हम इंग्लैंड यहाँ पे शासन करता था तो उसको तो इंग्लैंड के फ़ायदे से मतलब था ना। भारत में क्या फ़ायदा कर गया? यहाँ पे कुछ भी फ़ायदा नहीं उसको। इसके विकास से क्या मतलब उसको? इसके भारत के विकास से उसको तो कोई मतलब नहीं। वो क्या करता था यहाँ से? सिर्फ क्या करता था? रुपया पैसा सारा कुछ चूस के ले गया, इंग्लैंड ले गया। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमर हो गई जब गुलाम थे। अब गुलामी के बाद जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास क्या थी कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना। सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? हमको इंग्लैंड छोड़ के गए ना तो अंधेर नगरी में छोड़ के गए थे। हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ दे करके भी गए लेकिन हमारे पास उस समय कुछ था ही नहीं। अंधेर नगरी में छोड़ करके चले गए। अब हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से सुधारा जाए। भाई आपके पास धन रहेगा उसके बाद ही ना आप सर्वाइव कर पाइएगा, काम कर पाइएगा। अब धन ही नहीं रहेगा तो कैसे काम कर पाइएगा? तो भारत के पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए। तो अब देखिए उपनिवेश के मतलब समझ गए। उपनिवेश के मतलब आपको यहाँ पे एक 2 ऑब्जेक्टिव है। भारत कितने वर्षों तक अंग्रेज की गुलाम रहा? 200 वर्षों तक। कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। भारत पर शासन किस नीति के अंतर्गत किया? तो फूट डालो और शासन करो। अंग्रेज भारत पर शासन किस नीति के अंतर्गत किया? फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर शासन किया। उपनिवेश माने कॉलोनी। आप उपनिवेश के मतलब इतना समझ लीजिए, कोई देश दूसरा देश के गुलाम बना लेता है और वहाँ पर अपना शासन चलाता है। मोटा मोटी समझिए, कोई भी देश कोई दूसरा देश को, अन्य देश को गुलाम बना लेता है और अपना शासन उस पर चलाता है, अपना क्या कहता है नियम कानून उस देश में लगाता है, तो वो उपनिवेश कहलाता है। बात समझ गए? उपनिवेश के मतलब, उपनिवेश के मतलब समझ गए ना? वही शक्तिशाली देश। हम इसीलिए देखिए, जब कोई शक्तिशाली देश ही ना किसी देश को गुलाम बना सकता है तो वही लिख दिए, इसीलिए लिख दिए जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश पर अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर लेती है तब वह शासित देश, शासित माने जिस पर शासन किया है उसको शासित देश कहते हैं, तब वह शासित देश उसका उपनिवेश कहलाता है। समझ गए? आप देखिए कोई भी एक पॉइंट से याद रखें। उपनिवेश मतलब केकरो पर शासन चलाना। उपनिवेश मतलब कोनो देश पर शासन अपन राज चलाना। मान लीजिए हम कोनो गांव को जा करके हथिया करके अपना नियम कानून कोनो गांव पर चलाते हैं तो वह गांव मेरा उपनिवेश हो जाएगा। वह गांव क्या हो जाएगा? मेरा उपनिवेश हो जाएगा। मतलब हम उस गांव में अपना नियम कानून लगा सकते हैं, जाके व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। समझ गए उपनिवेश के मतलब? अब उसके बाद देखिए आर्थिक क्रिया क्या होता है। आर्थिक क्रिया मान धन कमाने के लिए जो काम करते हैं, मोटा मोटी समझिए। आर्थिक क्रिया क्या होता है? आर्थिक माने क्या होता है? धन। 2 दिन से सर्दी रहा। आर्थिक क्रिया क्या होता है? धन। तो धन कमाने के लिए जो हम काम करते हैं, आर्थिक माने अर्थ मतलब धन, क्रिया माने काम, तो धन कमाने के लिए जो काम करते हैं वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। समझे? आर्थिक क्रिया क्या होती है? धन कमाने के लिए जो काम, वे सभी क्रिया जिनसे हमें आय मतलब क्या होता है? आमदनी। आय मतलब क्या होता है? आमदनी। तो धन, वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय माने आमदनी प्राप्त होती है वे आर्थिक क्रिया होती है। तो आमदनी क्या होता है? धन्य न कमाते हैं। आमदनी में क्या होता है? हम धन्य न कमाते हैं। तो इसीलिए आप इतना ध्यान रखिए, आर्थिक क्रिया प्रश्न से ही आप उत्तर लिखना सीखिए। अर्थ मतलब धन, क्रिया माने काम, माने धन के लिए जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। एक सटीक सा जवाब याद, किसी भी चीज़ को ना आप सटीक सा जवाब याद रखिए और सटीक सा आंसर लिखिए। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं वो खुश होना चाहिए, आपके आंसर से खुश होना चाहिए। समझे? तो इसलिए आर्थिक क्रिया मतलब धन कमाने के लिए जो काम करते हैं उसको क्या करते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती हैं वे आर्थिक। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में हम काम करते हैं तो आर्थिक क्रिया हुआ ना, लेबर मजदूरी करते हैं तो वो सब क्या हुआ? आर्थिक क्रिया हुआ। 2 मिनट रुकिए, क्या करिए। तो उसको क्या हुआ? आर्थिक क्रिया। तो धन कमाने के लिए जो भी काम करते हैं वो आर्थिक क्रिया। जैसे फैक्ट्री में हम काम करते हैं वो आर्थिक क्रिया हुआ। मान लीजिए खेती बाड़ी करते हैं उसमें भी तो धन कमाने के लिए आर्थिक क्रिया हुआ। अभी भी पढ़ाने का काम भी आर्थिक क्रिया होता है, वो भी उसमें भी धन कमाने के लिए पढ़ाता है। डॉक्टरी करता है लोग,
तो आर्थिक क्रिया हुआ। वकीली करता है, आर्थिक क्रिया हुआ ना। जितना काम करते हैं हम रुपया कमाने के लिए जो काम करते हैं वो आर्थिक क्रिया होती है। बात समझ गए, आर्थिक क्रिया समझ गए। अब आर्थिक क्रिया से जो होता है ना, बहुत चीज़ संपादित होता है। आर्थिक क्रिया से दो प्रमुख कार्य संपादित होता है। आर्थिक क्रिया से दो चीज़ संपादित होता है। वो दो चीज़ कौन सा संपादित होता है? देखिए, आर्थिक क्रियाओं से दो, आप अर्थ में धन कमाने के लिए जो काम करते हैं उससे दो चीज़ होता है। क्या होता है? लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवा का उत्पादन। अब धन कमाने के लिए जो काम करते हैं, बात समझिए, एकदम एकदम दिमाग को कंसंट्रेट। धन कमाने के लिए काम करते हैं तो वो जो काम करते हैं तो उससे लोग की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वस्तु बनता है और लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। एकदम आराम से समझिएगा। देखिए, हम बताते हैं। आर्थिक क्रिया क्या होता है कि धन कमाने के लिए जो हम काम करते हैं, अर्थ कमाने के लिए, आर्थिक क्रिया अर्थ कमाने के लिए जो हम काम करते हैं वह आर्थिक क्रिया कहलाती है। अब आर्थिक क्रिया से दो चीज़ होता है। एक तो आदमी को रोजगार मिलता है, धन कमाने के लिए आप काम ही ना कीजिए, रोजगार मिलता है कि नहीं। और एक तो आप कोई भी आवश्यकता की पूर्ति होता है, आवश्यकता की पूर्ति होता है। जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए कि हम धन कमाने के लिए गए फैक्ट्री में काम करने, धन कमाने के लिए गए फैक्ट्री में काम करने। मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है कोनो चीज़ के, मान लीजिए टोपिए की फैक्ट्री है या गाड़ी का फैक्ट्री है। मान लीजिए धन कमाने के लिए हम गाड़ी के फैक्ट्री में गए काम करने, तो हमारी तो धन की पूर्ति हो गई। हम तो आर्थिक क्रिया माने धन कमाने के लिए काम करने गए तो हमारी ज़रूरत भी पूरा हो गई। और उसके बाद जो वस्तु बना, गाड़ी बना, वह गाड़ी किसी का ज़रूरत पूरा किया। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि आर्थिक क्रिया से दो कार्य संपादित होती हैं। एक तो लोग की आवश्यकता की संतुष्टि, लोग की आवश्यकता सिर्फ संतुष्टि ही करता है। आप गाड़ी पर चढ़ करके आपको मन संतुष्ट होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होता है, मन संतुष्ट होता है। आप छोटा गाड़ी से भी वहाँ जा सकते हैं, बड़ा गाड़ी से भी वहाँ जा सकते हैं, लेकिन बड़ा गाड़ी लेता है लोग मन के संतुष्टि के लिए। तो वही कहा कि लोग की आवश्यकता के संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तु बनता है। धन कमाने जाते हैं तो कोनो फैक्ट्री में काम करते हैं तो उस फैक्ट्री से विभिन्न प्रकार के वस्तु बनता है। सेवा भी देते हैं। मान लीजिए कि सेवा नहीं देते, मान लीजिए हम पढ़ाने गए, टीचर हैं, हम पढ़ाने गए तो ये सेवा हुआ, सेवा हुआ ना। तो लोग का सेवा भी देते हैं, धन भी हम कमा ली और लोग का सेवा भी कर दिए, पढ़ाने का काम भी पूरा कर दिए और उसका रोजगार भी मिल जाता है। रोजगार नहीं मिल जाता है, एक क्या होता है, एक जॉब मिल जाता है ना। तो वही बात है, आर्थिक क्रिया धन कमाने के लिए जो काम करते हैं। बात समझिए, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो बताए थे कुछ अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था को कई प्रकार से कहा है। तो आर्थर लेविस कहा था कि आर्थिक अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के लिए संपूर्ण व्यवहार से होता है। अर्थव्यवस्था जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है? ब्राउन के अनुसार आजीविका की अर्जन माने काम करने की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाती है। तो शुरू में ही बताए थे, इस प्रकार से आपको अर्थव्यवस्था होती है। अब इससे आगे देखते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था, अर्थ मतलब आप धन मानिए, ध्यान में रखिए कि अर्थ मतलब धन। अब इससे आगे देखते हैं कि क्या है। देखिए इसका आगे क्या है। अब देखिए कि क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को, देखिए अर्थव्यवस्था काम के आधार पर मतलब धन कमाने की जो व्यवस्था है उसको कितने भाग में बांटा गया है। तो धन कमाने की बहुत सारी चीज़ होता है। धन कमाने का बहुत, आप कृषि करके धन कमा सकते हैं, पशु पाल के धन कमा सकते हैं, व्यापार करके धन कमा सकते हैं, पढ़ा करके धन कमा सकते हैं, बिजनेस करके धन कमा सकते हैं, क्या कहते हैं, डॉक्टरी करके धन कमा सकते हैं, जल को संजोग करके धन कमा सकते हैं, गैस का क्या कहता है, गैस वगैरह सब होता है ना, गैस जो बिकता है उस, यानी कि धन कमाने के बहुत सारा प्रक्रिया है। तो उसी को 3 क्षेत्र में बांट दिए। धन कमाने की जो क्षेत्र है, धन कमाने का जो बात है, 3 क्षेत्र है। एक तो प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र, एक तृतीयक क्षेत्र। 3 प्रकार के क्षेत्र में हम बांट दिए। धन कमाने का जितना तरीका होता है सभी तरीके को हम अलग अलग भाग में बांट दिए हैं।
तो पहला प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन। मतलब प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। आप कह सकते हैं, आपको अगर पूछा जाएगा कि कृषि क्षेत्र कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र को। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। औद्योगिक माने उद्योग, फैक्ट्री वगैरह। औद्योगिक आप लिख सकते हैं, इतना कैसे लिखें? तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ध्यान से देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी सेवा होता है, वो सभी काम होता है, वो सभी क्रिया होता है जो कृषि के अंतर्गत आता है। और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी काम होता है जो उद्योग धंधा से संबंधित होता है। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी काम आता है जो क्या है? सेवा से होता है। अब देखिए, सेवा क्या है, उद्योग क्या है, कृषि क्या है। कृषि के मतलब देखिए, आप बकरी वगैरह पालते हैं, माल जाल पालते हैं, गाय भैंस बकरी पालते हैं, तो ये भी एक प्रकार का कृषि से संबंधित ही काम है। ये भी क्या है? एक कृषि से संबंधित काम ही है। कृषि माने खेती आप कीजिएगा तो वो कृषि के अंतर्गत आ गया। पशु अगर पालते हैं, भेड़ बकरी, क्या होता है, गाय बैल भैंस, ये सब जो पालते हैं, तो ये भी क्या है? पशुपालन यानी कि है कृषि के अंतर्गत आता है। वन के सामग्री, वन के पेड़ पौधे सबसे आप कोई भी चीज़, पेड़ जैसे चंदन की लकड़ी बेचते हैं या कोई भी चीज़ पेड़ लगा देते हैं, आम की लकड़ी लगा देते हैं, आप भविष्य में जा कर के बहुत सारा रुपया होता है, हर चीज़ का होता है ना, कीमती पेड़ लगाते हैं ताकि भविष्य में जा कर के क्या हो, ये उच्च दाम पर मतलब ज़्यादा दाम पर बिके। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का कृषि ही है। मछली पालन, ये भी क्या है? कृषि है। तो आपको प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जितना भी काम होता है ना, वो कृषि से संबंधित होता है। बात क्लियर? कोई दिक्कत है? फिर से देख लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र क्यों कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें जितना भी काम होता है ना, कृषि से संबंधित होता है। जैसे कृषि, खेती बाड़ी करना, पशुपालन करना, मछली पालन करना, वन से माने लाभ प्राप्त करना, वन्य जीव तो नहीं हत्या करना चाहिए। वन जैसे पेड़ लगा दिया, बहुत दिन के बाद जो रुपया दे, बहुत महंगा पेड़ बिकता है। शीशो सबके देखते हैं, ऐसा महंगा पेड़ है ना, चंदन के देखते हैं, उतना महंगा वृक्ष है। तो ये सब क्या है? कृषि के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र को बउआ औद्योगिक क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र में वे सभी कार्य होती हैं, वे सभी काम होता है, वे सभी काम आता है जो उद्योग धंधा से संबंधित है। जो किससे संबंधित है? उद्योग से, यानी कि फैक्ट्री वगैरह से संबंधित है। तो जैसे मैं यहाँ पे दिया हुआ है उद्योग, निर्माण यानी कि कोई भी चीज़ बनाना। कोई भी चीज़ किस में बनाते हैं? उद्योगे करके ना, फैक्ट्री वगैरह लगा करके ना निर्माण करते हैं। गैस का निर्माण क्या होता है? वैसे हो जाए, वैसा ही हो जाता है, उसका भी फैक्ट्री लगाना पड़ता है। जल को प्योरिटी करना, प्योर करता है ना, तो ये भी क्या है? फैक्ट्री लगा करके उसको, माने कोई भी मशीन होता है ना, उसके सहायता से क्या करते हैं? हम इसको प्योर करते हैं। तो समझ गया? द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें उद्योग, निर्माण, गैस ये सब आता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी काम होते हैं ना, वो सेवा से संबंधित होते हैं। मतलब मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, तो ये एक प्रकार का सेवा है, समझे? ये एक प्रकार का क्या है? सेवा है। डॉक्टर किसी का इलाज कर रहे हैं, तो वो क्या है? एक प्रकार का सेवा है। वकील अगर किसी का केस लड़ रहे हैं, तो ये क्या है? एक प्रकार का सेवा है। पुलिस अगर मान लीजिए क्या करते हैं? देखभाल करते हैं, क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं, तो क्या है? एक प्रकार का सेवा है। तो इसमें वही काम सब आता है। सेवा क्षेत्र में क्या आता है? यही काम सब आता है। तो इसीलिए हम लिख दिए हैं तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। बैंक क्या है? ये भी एक प्रकार का सेवा है। बीमा वगैरह खोल देता है, सेवा करता है आपका। परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह अगर जाते हैं, बस होता है,
बस, तो भाई हम किराया देते हैं, लेकिन वो तो सेवा करता है। मान लीजिए कोई भी बस नहीं रहेगा, गाड़ी वगैरह नहीं रहेगा, तो आप रुपया खर्च करके भी जा सकते हैं, क्या पैर दुख जाएगा, इतना दिक्कत होगा ना। तो इसीलिए वो सेवा करता है आपका, इसीलिए उसको तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो आपको मेरे हिसाब से आपको प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा काम आता है, द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सा काम आता है, तृतीय क्षेत्र में कौन कौन सा काम आता है, सो आपको मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इस प्रकार से ध्यान कर लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र कृषि, प्राथमिक कृषि, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक सेवा, इतना ध्यान कर लीजिए तो आप लिख सकते हैं प्राथमिक कृषि, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक सेवा। ऐसे 2 बार आप बोलिएगा हो जाए, प्राथमिक कृषि, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक सेवा। आंख बंद करके आप पढ़ा कीजिए, बस जैसे हम बोलते हैं मेरे साथ बोलिएगा, आपको हो जाएगा। प्राथमिक को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक को प्राथमिक को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक को उद्योग क्षेत्र, तृतीयक को सेवा क्षेत्र। और कृषि क्षेत्र में आप दिमाग में सेट कर लीजिए, कृषि से संबंधित क्या होता है, खेती बाड़ी करना, पशुपालन करना, मछली पालन करना, वन लगाना, माने पेड़ पौधे लगाना। तो आप लिख सकते हैं ना प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन काम आता है। द्वितीय को कहते हैं उद्योग, उद्योग धंधा में फैक्ट्री लगाना, कोनो चीज़ का निर्माण करना ना, गैस बनाना, जल को प्योर करना ना, ये सब क्या होता है, ये द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में सेवा, सेवा से संबंधित काम में शिक्षक का काम, डॉक्टर का काम, और क्या होता है पुलिस का काम, और क्या होता है बैंक का काम ना, गाड़ी घोड़ा का काम, ये सब क्या होता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये हो गया। अब इसके बाद जो भी आपको, इसके बाद क्या है, ये हो गया। इसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे अगला क्लास में। देखिए आपको आज रविवार को अर्थशास्त्र, हम माने हर रविवार को आपको अर्थशास्त्र का वीडियो डलाएगा। तो रविवार अर्थशास्त्र का आएगा, तब तक आपके पास 6 दिन बचा है इसको कंप्लीट करने के लिए। आप ऐसे नोट कर लीजिएगा। देखिए आप पूरा किताब उतारने का कोशिश मत कीजिए, इसी में सारा ऑब्जेक्टिव आ गया। जितना कुछ, अगर ये बात ध्यान में रहेगा, देखिए कितना ऑब्जेक्टिव हो गया। क्षेत्र के हिसाब से अर्थव्यवस्था को कितने भाग में बांटा है, 3। कौन कौन, प्राथमिक और द्वितीयक, तृतीयक। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आपको पूछेगा निर्माण कार्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो द्वितीयक क्षेत्र। अगर ऑप्शन में रहेगा और औद्योगिक क्षेत्र, तो औद्योगिक क्षेत्र में मार देंगे। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हुआ। इस बात को आप यदि समझ जाते हैं ना, तो फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, आप सब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ से हम कहीं गए, दूर गए, यहाँ से मान लीजिए कहीं गए, 10 किलोमीटर गए, रास्ता में जो जो मिला, अगर कोई पूछेगा एक एक व्यक्ति करके नाम, तो नहीं बता देंगे। तो वही चीज़ होता है। आप क्या कीजिए, पूरे बात को आप समझ जाइए। आपको जो जो ऑब्जेक्टिव निकाल के पूछेगा, आप आराम से बता सकते हैं। तो इस बात को आप समझा कीजिए। आपको अगला रविवार को आप फिर से हम अर्थशास्त्र का वीडियो डालेंगे, समझे। आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाते हैं तो आपको उसमें रूटीन लिखा हुआ है। मैथ आपको डेली माने हम वीडियो डालते हैं। कभी कभी आपको मिस्टेक हो जाए, कभी कभी नहीं डाल पाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो, लेकिन और ये विषय सब भौतिकी सोमवार, रसायन को मंगलवार, जीव विज्ञान को बुधवार, इतिहास गुरुवार, भूगोल शुक्रवार, और उसका भूगोल के बाद क्या होता है शुक्रवार, शनिवार को राजनीति, रविवार को क्या होता है ये अर्थशास्त्र, ये डालते हैं। आपका बच जाएगा 10वां का हिंदी और प्यूसम, संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण, तो उसको भी आप डालेंगे। बस इसमें से कोई एक विषय ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको जितना विषय 10वां में होता है ना, इतनी अच्छे से हम बता करके डाल देंगे ना। यदि आप इस चैनल का जितना वीडियो डलाता है हर विषय का, यदि देख लेते हैं ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। एक एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ। और आप आगे के पढ़ाई के लिए इंटर में अगर अर्थशास्त्र लेते थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, इतने अच्छे से आपको इस पर मिल जाएगा वीडियोस। तो इस प्रकार से आप अगला रविवार को ये वीडियो तब तक कंप्लीट करिएगा। वो अपने से नहीं पढ़िएगा तो फिर नहीं होने वाला। इसको आप मान लीजिए वैसा ही छोड़ दीजिएगा, मान लीजिए रिस्पॉन्स नहीं लीजिएगा। आप कोचिंग पढ़िएगा तो कोचिंग में रहता है कि डर लगता है, तो आप रिस्पॉन्स से पढ़िए।
मार के डर से पढ़ने का कोशिश मत कीजिए। रिस्पॉन्स आपके अंदर होना चाहिए कि हमें पढ़ना है, आपको अंदर में आवाज़ आना चाहिए पढ़ना। जिस बच्चे को अंदर से आवाज़ आएगा ना पढ़ने का, वही पढ़ सकता है। हाँ, जिसको अगर मार के डर से जो पढ़ते हैं तो वो भविष्य में कुछ नहीं कर पाइएगा, नहीं पढ़ पाइएगा। इतना मैं लिख के देता हूँ आपको। तो इस प्रकार से आप अपनी रिस्पॉन्स से पढ़िए, एक एक चीज़ कुछ करने के लिए पढ़िए, सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना, कुछ करने के लिए, भविष्य में कुछ करना है उसके हिसाब से आप पढ़िए। तो फिर चलिए इसके बाद हम अगला, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं तो कितना बार हटा हूँ इसको, आप 2 मिनट ऐसे पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।